देवदुर्ग से चंद्रपुर जाने वाली चार्टेड बस छात्रों से भरी हुई थी, लेकिन आज सबके बैठने के लिए सीटें थीं। हमेशा की तरह उत्सुक छात्र मुझे घेरे हुए थे और अपनी तैयारी के विषय में मुझे बता रहे थे या मुझसे सलाह मांग रहे थे। अचानक रिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो दुबली पतली गेहुए रंग की लड़की एक अजीब सा आकर्षण लिए हुए थी। संतरी रंग की लिपस्टिक उसके पतले होठों व चेहरे पर जच रही थी। सर, मुक्ति का मार्ग क्या है? रिया ने अपनी थोड़ी भारी आवाज में पूछा। एक छात्र के लिए पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब पाना ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। मैंने अपना दर्शन भरा रटा रटाया वाक्य उसके सामने बोल दिया। उसकी आंखों में असंतुष्टि के भाव थे। वो थोड़ा कर्कश आवाज में बोली, राहुल सर, मुक्ति का मार्ग क्या है? पूरी बस में सन्नाटा था और रिया लाल लाल आंखें लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं असमंजस में था। तुम किस मुक्ति की बात कर रही हो? मैंने थोड़े चिड़चिड़े स्वर में पूछा। रिया की आंखें अब लाल अंगारों के समान हो चुकी थीं और मुझ पर घड़ी हुई लग रही थी। राहुल, मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है? रिया दहाड़ कर बोली। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल मर्दाना लगी। उसकी इस दहाड़ के बावजूद सारे छात्र अपने में मस्त लगे, जैसे रिया और मुझसे उनका कोई सरोकार ही न था। रिया थोड़ी झुकी और उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर लगने लगी। जानते हो मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है? रिया की आवाज पहले से ज्यादा कर्कश और मर्दाना थी और उसका चेहरा कुरूप हो गया था। मेरे मुंह से आवाज न निकली। आजा, तुझे दिखाती हूं कि मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। कहते हुए रिया मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए बस के दरवाजे तक ले गई। ये है मेरी मुक्ति का मार्ग। कहते हुए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और तेजी से चलती बस से छलांग लगा दी। आने वाली भयानक मौत के डर से मैं जोर से चीखा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी पत्नी की घबराई आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं बड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने में नहाया हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? मेरी पत्नी अदिति ने मेरा माथा छूते हुए पूछा। हां, बुरा सपना देखा। पानी पियोगे? हां। 4 साल पहले की बात है। छोटा सा कस्बा, कस्बे में मौत। मैं राहुल, उम्र 33 साल, कद 5 फीट 10 इंच, राजकीय डिग्री कॉलेज, विल सिटी के इंग्लिश विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर। 4 साल पहले मेरा स्थानांतरण राजकीय डिग्री कॉलेज चंद्रपुर में हो गया था। यह कस्बा पहली ही निगाह में मुझे जचा नहीं, इसलिए मैंने वापस विल सिटी में ट्रांसफर के प्रयास शुरू कर दिए। तमाम प्रयासों के बावजूद मेरा ट्रांसफर न हो सका और 1 साल तक मुझे चंद्रपुर में ही नौकरी करनी पड़ी। जगह मुझे जची नहीं थी, इसलिए पत्नी और बेटी को यहां लाने का विचार त्याग दिया। बड़े शहर देवदुर्ग की सीमा से लगा ये छोटा सा कस्बा चंद्रपुर आज एक एजुकेशन हब बन चुका है। वहां पर अनगिनत कोचिंग संस्थान है, जहां विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। बमुश्किल 2 किलोमीटर के दायरे में फैले इस कस्बे में दड़बों जैसे कमरों में हजारों छात्र रह रहे हैं, जहां वो अपने लिए खाना बनाते हैं और पढ़ते भी हैं। कस्बे में बिजली ग्रामीण रोस्टर के अनुसार ही आती है। आलम यह है कि पानी की सप्लाई और स्ट्रीट लाइट के लिए म्यूनिसिपैलिटी का जनरेटर सुबह शाम चलाया जाता है। लेकिन एक सरकारी नौकरी की तलाश बहुत से छात्रों को, जो आसपास के गांवों और शहरों में रहते हैं, चंद्रपुर में खींच लाती है। कस्बे की संकरी गलियों में बहुत से छात्र कोचिंग संस्थानों में आते जाते दिखाई दे जाते हैं। ज्यादातर के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और बेचैनी दिखाई दे जाती है। चयन का प्रतिशत बहुत कम होने के कारण कुछ बिरले छात्र ही नौकरी हासिल कर पाते हैं। बाकी अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई लुटाकर वापस अपने गांवों कस्बों में चले जाते हैं। कस्बे के साथ लगे शहरों और कस्बों से भी छात्रों की एक बड़ी भीड़ बसों में भरकर यहां आती है और शाम को वापस चली जाती है। इस भीड़ के ज्यादातर छात्र प्राइवेट बसों में यहां आते हैं, जिसकी 2 वजह है। एक तो रोडवेज बसों की कम उपलब्धता और दूसरी प्राइवेट बस वाले उन्हें आधे भाड़े पर ही चंद्रपुर ले आते हैं। स्थानीय लड़के, जिन्हें इन कोचिंग संस्थानों से कोई मतलब नहीं है, छोटे मोटे कारोबारों में लगे हैं और शाम के समय ब्रांडेड कपड़ों व जूतों की घटिया नकल पहनकर कस्बे की गलियों में भटकते मिल जाएंगे। कस्बे की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पाद मंडी, किराना व्यापारियों और फल व्यापारियों से चलती है। कुछ बड़े ब्रांड के शोरूम भी खुले थे, परंतु वो मंदी की भेंट चढ़कर बंद हो गए। एक सिंगल स्क्रीन का सिनेमा घर भी है, जिसमें पुरानी हिंदी फिल्में और साउथ की डब की गई फिल्में लगाई जाती हैं।
हिंदू मुस्लिम की संयुक्त आबादी से आबाद इस कस्बे के मुस्लिम युवा प्राय गल्फ देशों में जाकर नौकरी करने का प्रयास करते हैं। इस कारण यहां छिटपुट ट्रैवल एजेंट भी मिल जाते हैं। कई बार ये युवा इन एजेंट्स के हाथ लूटकर अपना पैसा भी गंवा देते हैं। प्राय शांत से रहने वाले कस्बे में कुछ हलचल भी हो जाती। देश के दूसरे कस्बों की तरह यहां भी ऑनर किलिंग होती रहती है, जिससे कस्बे की फिजा कुछ दिन खराब रहती है। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। चंद्रपुर में मेरा 2 महीने का प्रवास अत्यंत उबाऊ और खिन्न कर देने वाला था। मेरे सहकर्मियों की सलाह पर मैंने चंद्रपुर से लगे शहर देवदुर्ग में रहने का निर्णय लिया, जो ठीक भी रहा। कम से कम बिजली और पानी तो ठीक से उपलब्ध था वहां। देवदुर्ग से चंद्रपुर आने का सबसे बेहतर साधन चार्टेड बसें थी, जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक हर 15 मिनट के अंतराल पर देवदुर्ग से चंद्रपुर और चंद्रपुर से देवदुर्ग आती जाती रहती थी। इन बसों में ज्यादातर देवदुर्ग और चंद्रपुर में नौकरी करने वाले डेली पैसेंजर ही चलते थे। इन बसों की मंथली मेंबरशिप काफी सस्ती मिल जाती थी, इसलिए देवदुर्ग से चंद्रपुर के कोचिंगों में आने वाले बहुत सारे छात्र भी इन्हीं बसों से आते थे। वो लड़की खोई खोई सी चंद्रपुर के साथ रिया की याद आती है। वो खोई खोई सी लड़की एक दिन अचानक मुझे यूं ही मिल गई थी। वो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में देवदुर्ग से चंद्रपुर जाती थी। एक सर्दी की सुबह भरी बस में मैंने उसे सीट ऑफर की और भूल गया। कुछ दिन बाद वो मुझे फिर मिली और उसने उस दिन सीट देने के लिए धन्यवाद करते हुए अपना परिचय देते हुए मेरे बारे में पूछा। मेरे बारे में जानकर वो बोली, आपसे मिलकर तो बड़ा फायदा हो गया। अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के सारे ट्रिक आपसे सीख लेंगे। उसके बाद बातों का एक सिलसिला चल पड़ा और बस में सफर करने वाले दूसरे लड़के लड़कियां भी अपने एग्जाम के बारे मुझसे बात करने लगे। मेरे लिए यह सब बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि अपनी इस नौकरी से पहले मैं क्लास 12 तक के बच्चों को ट्यूशन देता था। कुछ दिन बाद मैंने रिया की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं था, परंतु मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं और अपनी पत्नी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसीलिए मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता था जिसका बुरा अंजाम पहले से ही तय था। 1 फरवरी की सुबह जिस बस में मैं चंद्रपुर जा रहा था, उसमें मेरे समेत गिनती के 3 यात्री थे। चौथा यात्री रिया थी। वो अपने बस स्टॉप से बस में चढ़ी और सीधे मेरी सीट पर आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए पूछा, इस वैलेंटाइन पर क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। कुछ तो करना चाहिए ना, आप चाहे तो मेरे लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। उसने हंसकर कहा। आर यू सीरियस? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आपको अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए। श्योर, थैंक्स रिया, यू आर ए नाइस गर्ल। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने बात को खत्म समझा और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। 14 फरवरी मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता था। सुबह मैंने पत्नी को फोन पर एक औपचारिक हैप्पी वैलेंटाइन डे कहा और मेरा वैलेंटाइन डे खत्म। लेकिन यह किसी और के लिए बस एक शुरुआत थी। दोपहर के बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आया, हैप्पी वैलेंटाइन डे राहुल, वेयर इज माई गिफ्ट। मैसेज रिया का था। मैसेज को अनदेखा कर देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन से मैंने अपनी बस का टाइम बदल लिया। 4 दिन बाद रिया का फोन आया। आप तो नाराज हो गए सर, आपके सारे स्टूडेंट्स आपको मिस कर रहे हैं। या तो कल हमसे मिल लीजिए, नहीं तो हम आपके ऑफिस पर धावा बोल देंगे। बहुत कठिन डगर प्रेम की समस्याओं से भागने में इस दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने रिया का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला और बस का टाइम भी बदला। 1 महीने बाद अचानक एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रिया मिल गई। उसके बाल उलझे उलझे से थे, चेहरा बुझा हुआ था। वो मुझे देखकर बोली, कैसे है सर? मैं उसके सामने बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैंने हकलाते हुए कहा, सॉरी रिया फॉर एवरीथिंग। अरे छोड़िए सर, क्या बात ले बैठे, आपका भूत मेरे सिर से उतर चुका है। अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूं, आपके बताए फॉर्मूलों से ही पढ़ रही हूं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी बुझी बुझी सी आंखें नम थीं। बेस्ट ऑफ लक कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। सर, क्या यही मेरी मुक्ति का मार्ग है? मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। रिया ने अपना सवाल दोबारा पूछा। अपने आप से पूछकर देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत पूछा है, पिछले 1 महीने से हर पल पूछा है, जवाब नहीं मिलता है सर। प्लीज अपनी स्टडी पर ध्यान दो, सब सही हो जाएगा।
सच्ची सर। मैं खामोश रहा और स्टोर से बाहर चला आया। उसके बाद मैंने रिया का नंबर ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन रिया का फोन कभी नहीं आया और न ही वो कभी बस में मिली। एक धुंध भरी सुबह रिया एक लड़के के साथ अपने स्टैंड से बस में चढ़ी, जो मेरे लिए अपरिचित था। रिया ने मुझे मुस्कुराकर अभिवादन किया और दोनों पीछे वाली सीट पर जा बैठे। उसके बाद वो दोनों मुझे अक्सर मिल जाते और रिया हमेशा खुश नजर आती थी। एक या दो बार वो मुझे अकेले भी मिली, लेकिन खाली होने के बावजूद वो मेरी सीट पर नहीं बैठी। ज्यादातर वो फोन पर बातें कर रही होती थी या फोन की स्क्रीन पर कोई मैसेज देखकर मुस्कुरा रही होती थी। मैं जानता था दीवानों को दीवाने मिल ही जाते हैं। रिया को भी कोई दीवाना मिल गया था। वो खुश थी और मैं उसके लिए खुश था। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफर विल सिटी में हो गया और मैं विल सिटी में अपने परिवार के पास वापस आ गया 4 साल बाद। सर्दी के महीनों में मुझे सफर करना पसंद है, इसलिए विनोद, जो जयगढ़ में रहने वाला मित्र है, उसकी बहन की शादी में जाना अच्छा लगा। मैं देवदुर्ग का रास्ता छोड़कर रामपुर से होते हुए जयगढ़ आया था। अदिति बिटिया की पढ़ाई में व्यस्त थी, इसलिए मैं अकेले ही इस शादी में शामिल हुआ। शादी का प्रोग्राम सारी रात का था, लेकिन मैं 10 बजे विनोद से विदा लेकर वापस चल पड़ा। रास्ता धुंध भरा था। नारा तक आते आते रात के 12 बज गए। सड़कें धुंध से भरी थीं। मैं बाजपुर जाने के लिए मुड़ा ही था कि साड़ी पहने एक महिला ने लिफ्ट लेने का इशारा करते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। मुझे मजबूरी में कार रोकनी पड़ी। महिला ने पास आकर कार की स्क्रीन को खटखटाया। बाजपुर तक जाना है मुझे, ले चलेंगे। बंद कार में उसकी आवाज आई। जाने क्या सोचकर मैंने कार का दरवाजा खोल दिया। वो मेरे पास वाली सीट पर आ बैठी। तब तक मैं कार के अंदर की लाइट जला चुका था। जो चेहरा मेरे सामने था वो रिया का था। रिया, तुम इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुकुल से मिलने आई थी, वो यहीं छुपा हुआ है। मुकुल कौन? मैंने कार को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मुकुल मुझसे शादी करेगा, मैं उसे ढूंढने आई थी। उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा। कोई एग्जाम पास किया? मैंने बात बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, मुझे मुक्ति न मिल सकी, वो सर्द आवाज में बोली। ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से कार चलाने लगा। करीब 2 बजे बाजपुर आ गया। दौराहे पर जाकर उसने कार रोकने का इशारा किया और खामोशी से उतरकर कोहरे में खो गई। मैंने सिर को झटका दिया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे चाय की एक दुकान खुली मिली। आंखें नींद से भारी हो रही थीं, इसलिए चाय पीने के लिए मैंने कार उस दुकान के बाहर रोक दी। चाय वाला गर्म चाय का कप मुझे देते हुए बोला, बाबूजी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, पूछो। बाबूजी, रास्ते में आपको कोई औरत भी मिली थी क्या? हाँ, क्यों? उसने आपको ऐसे ही जाने दिया? क्यों, क्या करना था उसने? कुछ नहीं बाबूजी। मैं चाय पीकर उठ बैठा और कार की स्क्रीन साफ करने के लिए चाय वाले से कुछ अखबार मांगे। अखबार लेकर मैंने कार की स्क्रीन से कोहरा साफ किया और बचे हुए अखबार को कार के डैशबोर्ड पर रखकर कार आगे बढ़ा दी। 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगीं। काली नदी के पुल तक पहुंचते पहुंचते तेज बारिश होने लगी। नदी के पुल पर पानी भरा हुआ था, जो बहकर नदी में गिर रहा था। मैंने सावधानी से कार आगे बढ़ाई। पानी में जाते ही कार का इंजन बंद हो गया और मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट न हुआ। अचानक पानी का एक बड़ा रेला आया और मेरी कार बहते हुए नदी की ओर चल पड़ी। मैंने कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, परंतु दरवाजा जाम था और कार तेजी से नदी की ओर बह रही थी। मैं बेबस कार में फंसा अपनी खुद की मौत को आते देख रहा था। तभी हवाओं में एक अजीब सी हंसी गूंजी और पुल की रेलिंग के पास रिया नजर आई और मेरी कार तेजी से जाकर नदी के पुल की रेलिंग से टकराई। मेरा सिर तेजी से स्टीयरिंग से टकराया और मैं अपने होश खो बैठा। उदास सी सुबह, उदास सा दिन, सूरज की तेज रोशनी से मेरी आंख खुली। मैं तेजी से कार से बाहर आया और देखा कि मेरी कार काली नदी के पुल पर रेलिंग को तोड़कर खड़ी हुई थी, परंतु पुल से निकला एक सरिया मेरी कार के टायर में घुसा हुआ था और कार को नदी में गिरने से रोके हुए था। रात के तूफान की वजह से कोहरा छंट गया था और गुनगुनी धूप निकली हुई थी। पुल से गुजरने वाले लोगों की मदद से मैंने कार को रेलिंग से हटाया और कार का टायर बदला। विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए मैंने अखबार कार से निकाला, लेकिन अखबार में छपी एक तस्वीर को देखकर मैं रुक गया। अखबार में एक मृतक लड़की का फोटो छपा था।
इनसेट में जो तस्वीर थी वो रिया की थी। मौत से विकृत उसके चेहरे पर एक दर्द था। नीचे की खबर पढ़ने पर जानकारी मिली कि लड़की को कहीं और से लाकर मारकर काली नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस के अनुसार यह हत्या प्रेम संबंधों का परिणाम थी और अज्ञात व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही थी। अखबार 3 साल पुराना था। मैं बिना विंड स्क्रीन साफ करे कार में आ बैठा और आगे का सफर शुरू किया। रिया मर चुकी थी। क्यों मारी गई थी पता नहीं। उसका दिल मेरी वजह से टूटा था और शायद किसी गलत लड़के से दिल लगा बैठी थी और इस अंजाम को प्राप्त हुई थी। उसकी मौत का बोझ दिल में लिए मैं आगे बढ़ गया। रात जो कुछ हुआ मेरी समझ से बाहर सा था। भूत प्रेत को मैं नहीं मानता हूं, परंतु रात में कुछ तो हुआ था जिसको सोचकर मेरी रूह कांप उठी। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।